Hello everyone, this is lecture 9, unit 2 application of partial differential equation. चैनल मैथ आसान तो है MATH, मैं प्रीति सिंह। हमने लेक्चर 8 में वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के सारे टाइप्स, वो पार्ट्स में थी वो वीडियो, सारे टाइप्स और सभी तरीके के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, उसी तरीके से आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं होता है उनमें। अब हम आते हैं टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन पे। जो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, इसका एक और नाम होता है जिसको आप लोग लाप्लास इक्वेशन कहते हो। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जनरेट कैसे होती है। तो जैसे आप ये एक हम प्लेट ले लेते हैं, ये मैंने एक प्लेट ले ली, और अगर हम इस प्लेट में ये जैसे आप इस साइड देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है और ऊपर की साइड देखोगे तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इस प्लेट को हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो इस प्लेट को गर्म करने पर आपका जो हीट फ्लो होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा, एक्स एक्स की डायरेक्शन में भी होगा और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद टेम्परेचर फंक्शन हम इसमें यू ही मान लेते हैं। तो इसके बाद जब हम इसमें हीट फ्लो करते हैं तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू भी 0 है, तो x की लेंथ तो आपकी x इक्वल टू से लेकर x इक्वल टू एल तक, सपोज ये पॉइंट L है, तो यहाँ पे x इक्वल टू x से लेकर x इक्वल टू एल तक ले लीजिए, या फिर आप a और b में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो L में ले लीजिए, चाहे तो आप B में ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको ले लीजिए। तो चलिए मैं इसको L में ही बता रही हूँ। और y एक्सिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस में ये हम जो y एक्सिस की जो हमारी लेंथ होती है उसको हम इनफाइनाइट मानते हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सही यही बात होगी कि आपकी एक्स की लेंथ एक फिक्स वैल्यू होगी और जो वाई की लेंथ है वो इनफाइनाइट में होगी। वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो इससे जनरेट होती है जो टेम्परेचर फंक्शन है, यहाँ पे हम टेम्परेचर फंक्शन की बात करें तो टेम्परेचर फंक्शन हम u लेंगे, और u जो हमारा किसका फंक्शन होगा, x y और t, तीन का होगा, क्योंकि यहाँ पर x y दो तो डायमेंशंस हो गई और t हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर टू डायमेंशनल इक्वेशन जो जनरेट होती है हीट की, वो इक्वेशन ये होती है डेल u बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डी टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन जनरेट होता है, और इस इक्वेशन को आप कहते हो कि ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है अगर हम इसमें स्टडी स्टेट लगाए, तो स्टडी स्टेट आप लोग जानते हैं। स्टडी स्टेट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। अगर हम ये काम ऊपर वाली इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें करके देखें तो अब इक्वेशन में देखिए क्या बनेगा, 0 इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डी टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और अल्टीमेटली अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो बनेगी ये डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डी टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन जनरेट होती है ये भी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन ही है, और ये भी आपकी 2D हीट इक्वेशन ही है, बट इन स्टडी स्टेट में, ये स्टडी स्टेट में है। ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन में है 2D हीट इक्वेशन, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में थी। अच्छा, इस इक्वेशन को जो मैंने स्टडी स्टेट में बनाई है, इस इक्वेशन का एक और नाम होता है, उसको कहते हो आप लोग लाप्लास इक्वेशन। मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो अब आप पहले तो बात ये समझिएगा, क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो वो हमें कोई बाउंड्री कंडीशन दे देगा और कहेगा कि सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन, तब उस कंडीशन पे तो आपको तो यही लाप्लास इक्वेशन पता है और आप इसी को सॉल्व करेंगे। दूसरा, आपको वो एक प्लेट का एग्जांपल देगा जिसमें टेम्परेचर फ्लो हो रहा होगा, एक्स की कुछ हमारी लेंथ होगी, वाई की कुछ लेंथ होगी, और हमको उसमें प्रॉपर तरीके से जनरल सोल्यूशन जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी उस तरीके से सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो
दोनों ही कंडीशन में लाप्लास इक्वेशन का नाम आप समझ जाना, जहां लाप्लास इक्वेशन बोली जाती है वहां पे 2D हीट इक्वेशन ही होती है। ठीक है, सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन इट मीन्स 2D हीट इक्वेशन है। तो अब हम जनरल सोल्यूशन भी जो करेंगे ना वो लाप्लास इक्वेशन का ही करेंगे, मतलब इन स्टडी स्टेट का ही करेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं जनरल सोल्यूशन। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम हर एक इक्वेशन का आप तो आप समझ गए होंगे कि हमको सबसे पहले जनरल सोल्यूशन ही करना होता है, क्योंकि उसी के बाद हमको सारी चीजें उसके बाद पता चलती हैं कि हमको कैसे आगे करना है। लास्ट बाउंड्री कंडीशन ही केवल हमारी चेंज होती है। तो हमको जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का निकालना है, मतलब मुझे u निकालना है इन टर्म ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम जनरल सोल्यूशन का जैसे पहले तरीका समझे थे वैसे ही करते हैं। हम लेट करेंगे u जो कि x और y का फंक्शन है, x कॉमा वाई, वो हमारा बनना चाहिए कितना, कैपिटल X इंटू कैपिटल वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब आप इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे, तो ऊपर बनेगा x डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया था, या 1 मानिए आप, इसको कुछ भी मान लीजिए। इसको मैंने 1 माना है तो आप इसे a मान लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया था। ठीक है, अब ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 8 और 7 पढ़े होंगे हीट और वेव के, तो आपको पता होगा कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो मैंने डैश में लिखे कैसे हैं। तो आपको जरूर एक बार वो देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, एक्स वाई से डिवाइड करना है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई एक्स वाई से डिवाइड करने से बनेगा एक्स डैश डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स को फ्री करना होता है। तो एक्स को फ्री करेंगे तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू के मान लेंगे। अब इस इक्वेशन के बाद के की 3 कंडीशन हमारे पास बनती हैं। ठीक है, पहली के की क्या कंडीशन होती है, पहले हम हमेशा पहले को के को माइनस पी स्क्वायर ही मानते हैं, तो हमने के को माइनस पी स्क्वायर माना। अब अगर हम के को माइनस पी स्क्वायर मान रहे हैं तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर से इक्वेट होगी। अब आपको मैंने ये बता रखा है कि डबल डेरिवेटिव हो तो हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो ये बनेगा एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इससे एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस पी स्क्वायर, एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी आई। और जब आयोटा में आती है तो हम साइन कॉस में लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू आएगी सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई डबल डैश अपॉन वाई को भी माइनस पी स्क्वायर से इक्वेट करके देखते हैं, तो माइनस और माइनस का कैंसिल हो गए, वाई डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर कैपिटल वाई। राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो बनेगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस का पी स्क्वायर, और एम की वैल्यू प्लस माइनस पी आएगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव तो था ही नहीं तो आयोटा बनेगा भी नहीं। ठीक, ये रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर ई की पावर में आपके रूट्स बनेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी c3 ई की पावर पी वाई प्लस c4 ई की पावर माइनस पी वाई। ये आपकी y की वैल्यू हो गई। और जब आप x और y दोनों निकाल लेंगे तो यहाँ से u x y क्या लिखेंगे, पहले x c1 cos x प्लस c2 साइन एक्स इंटू c3 ई की पावर पी वाई प्लस c4 ई की पावर माइनस पी वाई। ये आपका पहला सोल्यूशन आया जब आप माइनस पी स्क्वायर से लेके चलते हैं, और ये कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम के को प्लस पी स्क्वायर लेंगे, तो सेकेंड कंडीशन आपने बनानी है जब के की वैल्यू प्लस पी स्क्वायर है। तो आप एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस का पी स्क्वायर, तो अब आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इससे एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, एम की वैल्यू प्लस माइनस पी रियल आएगी, और इससे आपका एक्स बनेगा सी
5 ई की पावर पी एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस पी एक्स। ये हमारा हो गया C6 ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंशियल इसलिए लिखा क्योंकि दोनों रियल आए थे। अब सेम काम जरा हम y पे कर देते हैं। y डबल डैश अपॉन वाई की वैल्यू पे अगर हम प्लस पी स्क्वायर लिखें तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर वाई, मैंने माइनस को उधर भेज दिया और y को उधर भेज दिया नीचे से। अब हम वापस उसको इधर लाएंगे तो y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इससे एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बनेगा और m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी आयोटा। अब चूंकि ये आयोटा में आ गई है तो ये आपके इमेजनरी वाले मतलब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बनते हैं वो बनेंगे आपके। तो इसमें बनेगा y की वैल्यू आएगी C7 cos पी वाई प्लस C8 साइन पी वाई। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब x और y दोनों आ गए तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन यू एक्स कॉमा वाई प्लस पी स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, वो बनेगा C5 ई की पावर ई पी एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस पी एक्स और C7 कॉस पी वाई प्लस C8 साइन पी वाई। अब मैं आपको ये बात बता दूं, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए आपको वो वाला सोल्यूशन उठाना है जिसमें कि साइन और कॉस टिग्नोमेट्रिक साइन, जिसमें कि आपका वाई वाला टर्म साइन कॉस में होना चाहिए, वाई वाले टर्म्स आपके साइन कॉस में होने चाहिए। तो ये वाला सोल्यूशन आपको तब लेना है जब क्वेश्चन ने मेंशन किया हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब आपको ये वाला सोल्यूशन लेना है जिसमें कि y का जो पार्ट है वो साइन कॉस में हो और x का पार्ट एक्सपोनेंशियल हो। और जब मैंने इससे पहले वाला बताया था वो वाले में क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो x का पार्ट साइन कॉस में चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस है तो y का पार्ट साइन कॉस में चाहिए। अब आप बस इतना ध्यान रखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम, एक और रह गया हमारे पास तीसरा, वो है हमारा के इक्वल टू जीरो हो तो के एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, सीधा मतलब है कि एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि जीरो कॉमा जीरो रिपीटेड रूट्स हैं, जीरो कॉमा जीरो बट रियल है। रियल है तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स का वैल्यू आपने C8 तक वहां यूज किया था, C9 प्लस C10x, ये आपका x का वैल्यू हो गया। इसी तरह y डबल डैश अपॉन y, अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो y डबल डैश इक्वल टू जीरो होगा, अगेन एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, m की वैल्यू जीरो कमा जीरो आएगी और यहाँ पे भी y की वैल्यू आएगी C11 प्लस C12y। ठीक है, अब आपने ये y निकाल लिया और ये x निकाल लिया। अब इसके लिए यू एक्स कमा वाई पूरा फंक्शन क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा यू एक्स कमा वाई इक्वल टू C9 प्लस C10x और C11 प्लस C12y। ठीक है, तो ये आपका जीरो वाला सोल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये आपके तीन सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन की बात कर लेते तो आपने चाहे किसी से भी सोल्यूशन निकाला हो बट चार कांस्टेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो बाउंड्री कंडीशन में आपको पता है कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन पहले वाले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक प्लेट हमको लेनी है जिसमें कि x की लेंथ तो फिक्स है कि x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक जा रहा है, लेकिन y की लेंथ y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू इनफाइनाइट तक जा रही है। और ये वाला वो प्रॉब्लम है जब आपका पैरेलल टू x एक्सिस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, देखो मैंने y के साइड अभी इनफाइनाइट करा है, ठीक, तो पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। ठीक है, और अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे तो x का डायरेक्शन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और y का डायरेक्शन एक फाइनाइट वैल्यू में लिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम ये वाला ले रहे हैं जब हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो, तो पहला वाला सोल्यूशन माइनस पी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो अब आप देखो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, क्योंकि आपने यू एक्स कॉमा वाई निकाला है तो फर्स्ट में आपको u को जीरो करना है जिससे कि टेम्परेचर आपका जीरो होगा, ये कंडीशन में गिवन होगा। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट पर जब x इक्वल टू जीरो है तब टेम्परेचर आपका जीरो है। सेकेंड, लेंथ l के बाद
आपका टेम्परेचर 0 है, ये आपके पास गिवन होगा आफ्टर लेंथ एल, ये आपके पास गिवन होगा कि लेंथ एल के बाद आपका ये 0 नहीं है, ये एल है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा, ये हमने दोनों में क्या करा, हमने सिर्फ एक्स को चेंज किया, तो बचे हुए दोनों में हमको वाई को चेंज करना है। तो थर्ड लिमिट होती है कि लिमिट वाई टेंस टू, अगर इनफाइनाइट करें किसमें, जो यू एक्स कोमा वाई आया हो उसमें वाई को इनफाइनाइट करें, या तो इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, यू एक्स कोमा इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू भी 0 गिवन होगी, ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा। और चौथा, आपको यू एक्स कॉमा आपके पास y को 0 करने पर यहाँ पर फंक्शन के इक्वल गिवन होगा, और ये मैंने आपको बता रखा है, ये फंक्शन के इक्वल गिवन होता है। ये जो क्वेश्चन में लास्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है, ये वही कंडीशन आपके पास आती है, ठीक है। तो हमको वन बाय वन यही सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है। किस पे अप्लाई करनी है, अभी हम माइनस पी स्क्वायर वाला सोल्यूशन लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने जो डायग्राम आपको बताया है उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब माइनस पी स्क्वायर वाला ही मैंने कंसीडर किया है। तो आवर सोल्यूशन जो है, सुटेबल सोल्यूशन जो होगा वो ये होगा, पैरेलल टू आपका है एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स का टर्म आपके साइन कॉस में होंगे और वाई वाला ई की पावर में होगा। तो यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री ई की पावर पी वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस पी वाई, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको माइनस पी स्क्वायर से ऊपर करके दिखाया था, मैं इसी पर अप्लाई कर रही हूँ वन बाय वन, क्योंकि ये सोल्यूशन इसी कंडीशन के लिए है कि y की डायरेक्शन में इनफाइनाइट है और x की डायरेक्शन फाइनाइट है, ठीक है। या ये ध्यान रखना आप लोग कि जो भी इनफाइनाइट हो वो एक्सपोनेंशियल टर्म में होना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ y इनफाइनाइट है तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म में, अगर x इनफाइनाइट होगा तो x वाला टर्म एक्सपोनेंशियल रखना है, दूसरा वाला साइन कॉस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप अप्लाई करो, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑन ए, आप ए पर पहली कंडीशन अप्लाई करो। तो आपको क्या करना है, आपको x को 0 करना है, y को y रहने देना है, तो आपका टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करा, इधर 0 किया, इधर आपने x को 0 करना है, तो C1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 ई की पावर पी वाई, C4 ई की पावर माइनस पी वाई, ठीक। अब आप बताओ दो टर्म्स का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल हो रहा है, तो ये वाला ब्रैकेट तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सोल्यूशन में a में पुट कर दोगे वापस 0, तो पूरा आंसर 0 कर देगा, इसका मतलब C1 0 होगा। और C1 0 कहाँ पुट करोगे आप, a में, ए में पुट करने के बाद नई अपडेटेड इक्वेशन बन जाएगी आपके पास C2 साइन पी एक्स इंटू C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर बी बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको अगली बाउंड्री कंडीशन बी पे लगानी है, अप्लाई सेकेंड कंडीशन ऑन बी। अब आप बी पे सेकेंड कंडीशन अप्लाई करो। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपके पास, कि आपको लेंथ x की l के इक्वल कर देनी है, y को y रहने दो, तब भी आपका टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो आपने ये करा कि इधर 0 करा और इधर साइन C2 साइन पी एल हो गया x की जगह, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, e की पावर पी वाई और C4 e की पावर माइनस पी वाई। अब आप जानते हो ना, तो हम C2 को 0 कर सकते ना इस ब्रैकेट को 0 कर सकते, तो हम यहाँ पे साइन PL को 0 करेंगे, और साइन PL को 0 करने का मतलब साइन PL इक्वल टू साइन n पाई, और अगर साइन n पाई के इक्वल करेंगे तो PL और n पाई इक्वेट हो जाएंगे, तो PL इक्वल टू n पाई, जिससे कि आपकी P की वैल्यू n पाई अपॉन L आएगी। अब आपने अगर लेंथ A ले रखी हो तो यहाँ पर A आ जाएगा। अब आप इसे कहाँ पुट करोगे, पुट इन बी में पुट करेंगे तो नई अपडेटेड इक्वेशन यू एक्स कॉमा वाई आएगी C2 साइन n पाई एक्स अपॉन L इंटू C3 ई की पावर माइनस n, नहीं ये तो प्लस था, n पाई वाई अपॉन L प्लस C4 ई की पावर माइनस n पाई वाई अपॉन L। ये आपके पास
नई अपडेटेड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सी आ गई। और अब इस पे अप्लाई होगी थर्ड बाउंड्री कंडीशन। तो अब आपको इस पे लगानी है थर्ड बाउंड्री कंडीशन। तो अप्लाई थर्ड कंडीशन ऑन सी। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यही एक मेन पार्ट है जिसमें आपको सोचने की जरूरत है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर जैसा है। थर्ड कंडीशन में ये है कि जो यू एक्स कमा वाई आए, उसमें आपको y को इनफाइनाइट करना है यू एक्स कमा वाई में, और उसके बाद भी u जीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इधर जीरो किया, ठीक है, इधर तो आपने जीरो करा, उधर आपको क्या करना है, y को इनफाइनाइट लगाना है। तो देखिए इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x है। लिमिट लगेगी यहाँ इसके बाहर, लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ लगेगी, c3e⁻n⁴y/l प्लस c4e⁻−n⁴y/l। अब आप सोचो, अगर मैंने इनफाइनाइट लगा दिया, चलो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, c2 sin n पाई x अपॉन l, और यहाँ आपने लगाया c3e⁻, ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस c4e⁻−इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको बता दूं कि जो e⁻- इनफाइनाइट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है, लेकिन e⁻+ इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप जीरो को इक्वेट कर ही नहीं सकते, ये वापस आप इसमें रखोगे सी में तो वापस पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। और एक बात सोचो कि e⁻इनफाइनाइट लगाने के बावजूद भी आंसर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो बना हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि e⁻इनफाइनाइट सबको इनफाइनाइट कर रहा है, उसके बावजूद भी आपका जो लास्ट आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है कि e⁻इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होने से पहले ही कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से ये टर्म जीरो हो जाए। और वो कंडीशन क्या हो सकती है, वो कंडीशन सिर्फ ये हो सकती है कि C3 ही अगर जीरो हो जाए। अगर C3 जीरो हो गया तो जीरो e⁻इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब हम e⁻इनफाइनाइट पहले नहीं अप्लाई करेंगे, पहले C3 को ही जीरो कर देंगे, जिससे ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, लिखना है इट इज ओनली पॉसिबल इफ, मतलब ये जीरो सिर्फ तभी हो सकता है इफ C3 इक्वल टू जीरो, मतलब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जीरो सिर्फ तभी हो सकता है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, ऐसा सिर्फ इसीलिए हो सकता है जब C3 जीरो। ठीक है, और अब आप इसी को पुट इन सी कर दोगे, सी में पुट कर देंगे। जैसे ही आप सी में पुट करेंगे तो नई अपडेटेड इक्वेशन यू एक्स कॉमा वाई बनेगी। C3 जीरो कर दिया आपने, C2 C4 साइन n पाई x अपॉन l इंटू e⁻−n पाई y अपॉन l। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट कंडीशन लगाने से पहले दो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो उनको आपको समेशन bn में लिख देना है। तो आपके पास ये हो गया समेशन bn साइन n पाई x अपॉन l, और ये l इंटू e⁻−n पाई y अपॉन l, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर डी हो गई। अब जो मैंने ऊपर आपको सिचुएशन बताई है कि आपके पास एक प्लेट है, उसको गर्म किया जाता है, एक्स की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है फ्रॉम जीरो टू समथिंग वैल्यू, एंड वाई डिस्टेंस पर ये इनफाइनाइट है, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपके पास लाप्लास इक्वेशन आपको स्टडी स्टेट सॉल्व करना है, और इक्वेशन नंबर डी तक का पूरा पूरा सोल्यूशन कॉपी होगा हर जगह, सिर्फ लास्ट बाउंड्री कंडीशन अब अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर डी पे। ठीक है, अगर सिनेरियो सेम यही प्लेट का है तब, अगर यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो आपको जो स्टार्टिंग में आपने ए इक्वेशन बनाई थी वो चेंज करनी पड़ेगी, वो सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा प्लस पी स्क्वायर वाला, फिर आपको उनके अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं वैसे टाइप्स बताऊंगी जब क्वेश्चंस के, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं उसमें दोनों टाइप्स बता दूंगी। तो अब आते हैं अप्लाई लास्ट कंडीशन, और लास्ट कंडीशन हमारी ये है कि यू एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा जीरो पर यू फंक्शन के इक्वल गिवन है, यू फंक्शन के इक्वल गिवन है। ठीक है,
तो ये एफ एक्स के इक्वल गिवन है। तो आपने क्या करा, ये अप्लाई करा, तो एफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि आप e की पावर 0 करोगे y की जगह पर, तो वो 1 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर फिर वही दो कंडीशन बनती हैं। अगर ये एफ एक्स फंक्शन ऑफ साइन है तब तो ये कंपेयर होगा, और अगर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइन तो ये देन अप्लाई हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, और बी एन निकालने का फॉर्मूला होगा 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और dx। और बी एन को निकालने के बाद जो भी आपका बी एन आएगा, बी एन पुट इन डी, और सिमिलरली पुट इन डी, आप कंपेयर करो तब भी डी में पुट करोगे और आपका लास्ट आंसर तभी आएगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हमको लाप्लास इक्वेशन जब भी कभी लिखा आएगा वो 2D हीट इक्वेशन है इन स्टडी स्टेट, और हमको उसको ही जनरल सोल्यूशन में सॉल्व करना है। इसके दो आंसर्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि जब एक्स की डिस्टेंस फाइनाइट है, वाई की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तब वो सोल्यूशन लेना है जिसमें कि y e की पावर में दिया हो, मतलब जो इनफाइनाइट है वो e की पावर में दिया हो। ठीक है। सिमिलरली अगर पैरेलल टू y एक्सिस का क्वेश्चन है तो आपको वो सोल्यूशन लेना है जिसमें आपका x e की पावर में हो, क्योंकि आपको इनफाइनाइट करना है x वाली डायरेक्शन को, और y फाइनाइट वैल्यू में होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस में होगा। दो ही सोल्यूशन इसमें कंसीडर किए जाते हैं। कभी कभी ये क्या कर देता है कि आपको सीधे लाप्लास इक्वेशन लिख देता है और चार बाउंड्री कंडीशन अपनी तरफ से दे देता है। तो वहां पर आपको कोई प्लेट का एग्जाम्पल ले लेना है, जैसा उसने इक्वेशन दिया उसको जनरल इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, जो उसने बाउंड्री कंडीशन दी है उसको 1 by 1 अप्लाई करते जाओ, बस उसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आप जनरल सोल्यूशन समझ गए हैं 2D हीट का, तो हम नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 10 आएगा, उसमें इसके टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, और उस वीडियो को आप देखिएगा। पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो भी मैंने बात आपको, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं वो समझ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें आपको जो भी डाउट हुआ हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं लेक्चर 10 में, जिसमें कि हम 2D हीट इक्वेशन पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ 2D हीट इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।